ओके, इंस्ट्रूमेंट्स में यार सबसे पहला जो फेमस इंस्ट्रूमेंट है दैट इज गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर। अभी बताएं, गैल्वेनोमीटर मैं आपको समझाता हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे कि एग्जैक्टली गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है। ऐसे कई सारे गैल्वेनोमीटर हैं। बेसिकली हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें एक कॉइल होती है और उसके ऊपर, ये सपोज एक कॉइल है, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है, सिलेंड्रिकल कॉइल आई मीन, और इसके ऊपर वायर्स रैप होते हैं। ठीक है, ये रेड कलर की जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ये वायर्स हैं, इसमें से वायर रैप होते हैं, और ये एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, स्प्रिंग नीचे बना देते हैं। ओके, सो करंट आती है, जब इसमें करंट आती है तो इधर पे और लेफ्ट और राइट पे मैग्नेट्स लगे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम वहां पर भी इसे पढ़ेंगे, तो मैं वहां पर इसकी वर्किंग एंड एवरीथिंग बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्यों इसमें करंट पास करने में ये रोटेट होने लगता है। सो बाय द वे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक लूप को रख देते हैं, जनरेटर वाला सिनेरियो, तो ये लूप टर्न हो जाता है। आपको याद आ रहा है क्या? किसी को याद आ रहा है मोटर वाला क्वेश्चन? हाँ। इलेक्ट्रिकल मोटर, वेरी गुड। सो इलेक्ट्रिकल मोटर में ऐसे मैग्नेट रखे होते हैं, बीच में कॉइल होती है, करंट पास कराते हैं, वो कॉइल मूव होने लगती है, रोटेट होने लगती है। तो अभी ये कॉइल भी रोटेट होना चाहती है, बट यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, बहुत ही स्ट्रांग स्प्रिंग होती है, और इस स्प्रिंग की वजह से यहाँ पर जो होती है एक नीडल कनेक्टेड होती है, एक बहुत ही थिन नीडल। तो इस स्प्रिंग के रोटेट होने से ये नीडल भी रोटेट होती है स्लोली। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ इस तरीके से बोल सकता हूं कि रियल में गैल्वेनोमीटर कुछ एक ऐसा चीज है, ये जी, जिसमें आप एक करंट इनपुट कराओ और यहाँ से करंट बाहर आ रही है। ठीक है, सो होता ये है कि गैल्वेनोमीटर में एक नीडल है जो इस करंट के अकॉर्डिंग मूव हो सकती है, बस ये हमारा काम है गैल्वेनोमीटर को समझना। गैल्वेनोमीटर मतलब ये है कि ये अगर हमने करंट यहाँ से पास की तो ये जो नीडल है ये आपको मूव करेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का सिर्फ काम है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस पे करंट जाएगी जिससे वो नीडल मूव होने वाली है। क्यों? क्योंकि कॉइल रोटेट होता है। अच्छा, अब बताते हैं इसकी एक रेंज होती है। ठीक है, रेंज मतलब ये नीडल कहाँ से कहाँ तक घूम सकती है। सो लेट से इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज कुछ इस तरीके से डिफाइन है। लेट से ये नीडल यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट से 120 डिग्री तक ये नीडल घूम सकती है। तो इस पोजीशन को बोलेंगे ये इसकी मिनिमम है, और ये पोजीशन इस नीडल की मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम मतलब क्या हो गया? मिनिमम मतलब करंट के अकॉर्डिंग ही मिनिमम होने वाला है। सो मिनिमम पोजीशन का मतलब है कि करंट कितनी आएगी उसमें? जीरो। जब कोई भी करंट नहीं होगी तब वो मिनिमम पोजीशन पर होगा, एकदम बिल्कुल नीडल इस तरफ लेफ्ट में रहेगी। ठीक है, मैक्स पोजीशन का मतलब होगा कि उसमें जो करंट जा रही है वो कैसी है? वो मैक्स है, मैक्सिमम करंट है। ठीक है, सो ये जो मैक्सिमम करंट है उसको लेट से हम नेम दे देते हैं आई, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको नाम दे देते हैं आई जी। कोई बता सकता है इस जी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? आई गैल्वेनो यस, वेरी गुड, बहुत ही सिंपल वर्ड है आई गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम अलाउएबल करंट। क्लियर? मतलब सोचो ये गैल्वेनोमीटर डिफाइन है 0 to लेट से 10 मिली एम्पियर के लिए। समझ आया सबको? 0 हाँ to सर। 10 मिली एम्पियर। अच्छा, यूजुअली ये जो आईजी होता है, मतलब यूजुअली ये जो आईजी होता है बहुत ही स्मॉल होता है।
IG is very small। अच्छा, तो पॉइंट ये कि अगर IG बहुत स्मॉल है तो क्या मैं गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एमीटर जैसे यूज कर पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा मीटर बनेगा आपका। क्या मैं एकदम क्लियर हूँ? सबको ये बात समझ में आ गई प्रॉपर कि अगर मैंने गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एमीटर बना दिया, ठीक है, तो बहुत ही कम रेंज का एमीटर आने वाला है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में बहुत ही कम करंट मैक्सिमम जा सकती है, उसकी कॉइल तुरंत ही खराब हो जाने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपको लिखने वाला हूँ क्या, ये लाइन सबको क्लियर है कि नहीं? गैल्वेनोमीटर if used directly as emitter, then its range will be very less, बहुत ही कम होगी, और इन जनरल इन मिली एम्पियर्स, बहुत ही कम रेंज होती है, मिली एम्पियर में होती है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर अकेले बेकार है। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि यार गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, तो वो यूजलेस है। मतलब ऐसा नहीं है यूजलेस, मतलब ये नहीं है कि खराब हो गया। यूजलेस मतलब यार वो बहुत ज्यादा रेंज की करंट नहीं मेजर कर पाएगा गैल्वेनोमीटर। तो बताओ पहले, सबको ये क्लियर है कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कुछ करंट है वो बहुत ही स्मॉल होती है और हम इसे डायरेक्टली एमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते? इतनी बात सबको क्लियर है गैल्वेनोमीटर को लेके? तो बताएं, किस किसी को कुछ डाउट अभी जो मैंने अभी गैल्वेनोमीटर समझाया? ओके, अच्छा, फिर एक वर्ड यूज होता है सेंसिटिविटी। एक नया वर्ड है, वो देख लेते हैं, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी क्या होता है? फॉर, अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा? सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 0 नहीं, लेट्स से 1 एम्पियर के लिए जो नीडल है, 1 एम्पियर के लिए 90 डिग्री मूव हो रही है, और एक अमीटर है जो 0.5 एम्पियर के लिए 80 डिग्री मूव हो रहा है। बताओ कौन ज्यादा सेंसिटिव है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड यार। एटलीस्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि कम करंट पे ज्यादा एंगल मूव हो रहा है, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू म्यूट योरसेल्फ आफ्टर आंसरिंग समथिंग। ओके जयंत? सो सेंसिटिव का मीनिंग ये है कि फॉर हाउ मच करंट, एंगल कितना ज्यादा मूव हो रहा है। तो सेंसिटिव का मीनिंग है फॉर स्मॉलर करंट, हाई एंगल ओके। सो हाई एंगल ऑफ टॉर्सन आता है वहां पर, अगर हम स्मॉल करंट वहां पर दें। तो सेंसिटिविटी का मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा आपके लिए। सेंसिटिविटी सिर्फ डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? थीटा ओवर करंट पे। किसी को इसमें डाउट? जितना कम करंट, आई स्मॉल एंड थीटा लार्ज, मींस जो सेंसिटिविटी है वो भी क्या होगी? लार्ज होगी। तो मुझे लगता है सेंसिटिविटी में किसी को कुछ डाउट है क्या? बता सकते हैं, बहुत ही स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब और काम की बात पे आते हैं। मैंने बताया गैल्वेनोमीटर, सिर्फ गैल्वेनोमीटर, ये कॉइल वाला गैल्वेनोमीटर यूज करना अच्छा नहीं रहता है। तो बेसिकली हम गैल्वेनोमीटर से अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे दूसरा नंबर मैं बात करूंगा एमीटर की। अच्छा,
अमीटर का सोल पर्पस क्या है? अमीटर का सोल पर्पस है ज़्यादा करंट मेजर करना। अभी आप लोग फील करें कि ये जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ये जो यहाँ पे मैंने जी लिखा हुआ है, इसे मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेट्स से ओके, इसका मतलब है ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ये नीडल और कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, सोचो अब मुझे पता है कि इस गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट नहीं जा सकती, मिली एम्पियर में ही जा सकती है, लेकिन मुझे एमीटर चाहिए कि ये 10 एम्पियर करंट यहाँ पर आए। तो अगर मैंने 10 एम्पियर करंट इसमें लगा दी तो ये तो फेल हो जाएगा ना। सो मुझे क्या करनी चाहिए? मुझे करंट को डाइवर्ट करना आना चाहिए। अगर करंट डाइवर्ट हो गई तो काम बन गया। मतलब मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं कि 10 मिली एम्पियर आई, बट लेट से इस कॉइल की कैपेसिटी है 1 एम्पियर, सो बाकी 9 कहाँ जानी चाहिए? नीचे जानी चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब ये बताओ, किसी को स्प्लिट रूल याद है? बताओ, नीचे वाली वायर में करंट कब जाएगी? जब यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा? जी से कम होगा या ज्यादा? कम होगा, तब करंट ज्यादा जाएगी। ओके, तो मैं सारी चीजों को यहाँ पे समझा रहा हूँ कि एक जो जी का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सो ये जो जी का रेजिस्टेंस होगा उससे बहुत कम वाला रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा देते हैं। अगर जी है 10 ओम तो हम बिल्कुल 0.1 ओम का लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाएगी और ज़्यादा करंट वाला मीटर हमारा बन जाएगा। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर में हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा और तब वो एक अच्छी रेंज का मीटर बन सकता है। ठीक है, तो मैं अब ये सारी चीज़ें प्रॉपर लिखता हूँ क्या, कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इस पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। सो इसको बोलते हैं हम शंट, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है उसको हम आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हमें पता है कि वायर में मैक्सिमम करंट जा सकती है आई जी, और लेट से हमें एमीटर बनाना है किसी आई मैक्स करंट का। सो इसका मतलब रिमेनिंग वाली करंट किस में आनी चाहिए? शंट रेजिस्टेंस में आनी चाहिए। कितनी? आई मैक्स माइनस आई जी, इतनी करंट हमारी शंट रेजिस्टेंस में आना चाहिए। ठीक, तो पहली काम की बात जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, नंबर 1, क्या? शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस जिसको हम नाम एस देने वाले हैं, शुड बी वेरी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। ओके, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं कि एस शुड बी वेरी वेरी लेस देन आर जी, तो हमारा काम बन जाएगा। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा आई मैक्सिमम करंट आएगी। अच्छा, अब पॉइंट है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन बताओ यार कि दोनों कॉइल किस में है? पैरेलल में है ना। सो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग बताता हूँ। बोथ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि बोथ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द शंट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। ये सबको समझ आया कि दोनों पैरेलल में मतलब दोनों का पोटेंशियल से, पोटेंशियल लिखते कैसे हैं? आई इंटू आर से। सो देखें शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, इसमें जा रही है आई मैक्स करंट माइनस आई जी करंट इंटू एस इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस के बाद गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आएगा और उसमें करंट कितनी जानी है? उसमें तो सिर्फ आई जी ही जा सकती है, इंटू आर जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस लाइन से हम सारा डेटा निकाल सकते हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये वो लाइन है जो एग्जाम सॉल्व में काम आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को कोई टेंशन आए कभी भी
समझ जाओ, गैल्वेनोमीटर और अमीटर में यही वाली लाइन लिखने से काम बन जाएगा। क्या लिखना है आपको? अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर माइनस करना है नहीं करना है। फीलिंग लेके आना है कि गैल्वेनोमीटर की करंट और शंट की करंट, इन दोनों को हमें लिखना है। और कभी अगर डाउट हो तो ये भी लिख लेना दैट आई मैक्स जो होगी वो होगी आई शंट रेजिस्टेंस में जितनी जाएगी माइनस आई गैल्वेनोमीटर में जितनी आएगी। इस बात को भी माइंड में रखना। सॉरी माय मिस्टेक, प्लस दैट द मैक्सिमम करंट इन अमीटर इज, शंट में कितनी जाएगी और गैल्वेनोमीटर में कितनी आएगी, उन दोनों को मिला के ही उसका मैक्सिमम करंट करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये लाइन सबको क्लियर होनी चाहिए, इसी लाइन से क्वेश्चन होंगे हमेशा। ठीक, अच्छा अच्छा, कई बार बुक में बहुत सारे फॉर्मूले भी दे देता है। फॉर्मूले मतलब इसी को थोड़ा सॉल्व कर दो तो फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? आई मैक्स इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। ठीक है, आई जी को इस तरफ ले आओ, एस की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर आपको आई मैक्स चाहिए तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इट विल बी एस प्लस आर बाई एस इंटू आई जी। सो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले आप बना सकते हो। मैं मानता हूँ कि ये फार्मूला डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मत याद रखो ऐसा कोई फार्मूला, ये लाइन याद रखो, ये लाइन कंपलसरी है बस। जिसको ये लाइन समझ में आ गई उसको कोई भी टेंशन नहीं होगी अमीटर का क्वेश्चन करने में। बाकी इस तरीके से हम कई सारे केसेस बना सकते हैं। आई जी पूछा है, आई मैक्स पूछा है, आर एस और इन सब का रिलेशन लेके बना सकते हैं। तो बताओ यार, अमीटर में किसी को कुछ डाउट है? एक बार देख लेते हैं। बताओ, अमीटर में समझने में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। एनीवन? कोई भी डाउट हो अमीटर को समझने में पूछें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सर एमीटर हमेशा गैल्वानोमीटर के पैरेलल में होगा। हाँ, वही तो रीजन है ना, हमें अगर करंट बढ़ाना है तो हमें करंट को बाईपास करना पड़ेगा ना। और बाईपास करने का मतलब हम एक छोटे से छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे। एस जितना छोटा होगा उतना हाई रेंज का हम बना सकते हैं। सबको क्लियर है? हाँ ओके, तो पक्का यार क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे अभी। मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट है सेंसिटिविटी। अभी तक मुझे लगता है आप लोग क्लियर हो गए हैं। अब बिकॉज अमीटर है तो हम इसकी सेंसिटिविटी को बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी एस आई, तो टेंशन नहीं लेना है, अभी भी वो वही रहेगी थीटा बाई आई। जस्ट एक फॉर्मूला लिख दिया है आप लोग के लिए कि आप इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो टेंशन ना हो। एस आई मतलब करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद आइडियल के बारे में हम बता ही चुके हैं कि अगर सर्किट में हमें आइडियल अमीटर चाहिए तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो मैं फोर्थ नंबर एक और ऐड कर देता हूँ, रियल वर्सेस आइडियल एमीटर। ओके, रियल वर्सेस आइडियल एमीटर मतलब क्या है कि अगर लेट्स से सर्किट है, सब समझने का ट्राई करें। ये एक V वोल्ट की बैटरी है, ये एक रेजिस्टर है और ये एक अमीटर है। ओके, नंबर 2, अगर हम यहाँ पर एक दूसरा अमीटर बना दें। सो आइडियल और नॉन आइडियल में फ़र्क क्या है? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये आइडियल है और ये नॉन आइडियल है। अच्छा, नॉन आइडियल है मतलब प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि इस रेजिस्टेंस के साथ इस एमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा। अगर एमीटर का अपना रेजिस्टेंस होगा तो करंट सर्किट में चेंज हो जाएगी ना। नॉन आइडियल वाली करंट को लेट्स से आई डैश बोल रहा हूँ। सोचो जब ये सीरीज में है तो हमें पता है कि बिल्कुल भी करंट चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए आइडियल के केस में। सो करंट क्या होगी इसमें, लेट से आई है, सो आइडियल करंट है आई, और लेट से नॉन आइडियल करंट है, ठीक है, नॉन आइडियल करंट है वो हमारी आई डैश है। सो ऐसे क्वेश्चन में कई बार पूछता है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ दिस एमीटर। सो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, सो इसे हम अच्छे से लिखते हैं, एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ एमीटर कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं आइडियल करंट माइनस नॉन आइडियल अपॉन आइडियल इनटू 100। तो बेसिकली इसके भी अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप टेंशन नहीं लें। पॉइंट है कि अगर आपको एमीटर की एफिशिएंसी कभी भी निकालनी है तो आपको ये निकालना होगा कि आइडियल के केस में रीडिंग कितनी आ रही है। सो मैं लिख देता हूँ आइडियल के केस में रीडिंग कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर प्लस आर ए, और आर ए तो हमारा क्या है, जीरो है अगर हम आइडियल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आइडियल के केस में क्या आएगा, वी बाई आर, ठीक। अगर हम आई दूसरा निकालें, कौन सा, नॉन आइडियल, अगर हम आई नॉन आइडियल वाला निकालें तो वो हो जाएगा वी आर अपॉन आर ए, और आर ए अभी जीरो नहीं रहने वाला है। तो इस तरीके से हम नॉन आइडियल करंट भी निकाल सकते हैं, और आपको बस चेक करना है कि आइडियल में नॉन आइडियल का डिफरेंस कितना है, वो हमारा परसेंटेज बन जाता है। तो ये मुझे लगता है इतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं है एफिशिएंसी निकालना। सो ये नेक्स्ट पॉइंट एफिशिएंसी वाला सबको क्लियर है, एमीटर की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। हाँ सर। ओके गुड, यहाँ पर मैं फिर साइड पे लिख देता हूँ कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देते रहना। चले, तो मुझे लगता है ये लाइन सबको समझ में आई। मैं एग्जांपल देना शुरू करूं, ये लाइन, सॉरी, ये दोनों का पोटेंशियल इक्वेट करना, ऊपर वाली कॉइल का और इस कॉइल का। इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी बताओ। ये शंट का और गैल्वेनोमीटर कॉइल का पोटेंशियल सेम करना है, मतलब दोनों का करंट सेम करना है। सर एक डाउट है। पूछिए। सर अगर सर्किट में सिर्फ एमीटर का सिंबल बनाए हो, उसका इनडायरेक्ट मैटर मतलब वो ऊपर हम अपने वो क्या बोलते हैं उसको, फिगर बनाए ना, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट बनाया था, हाँ उसका मतलब ये है ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगा देंगे तो वो हमारा मीटर बन जाएगा। तो फिर सर अगर एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है तो शंट जीरो होगा या फिर कोई और जीरो होगा? आप बताओ, जब हम पैरेलल में एक कम से कम एस को जितना डिक्रीज करते जाओगे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? बड़ी। अरे कम होगी। हाँ पैरेलल में न्यूमरेटर। पैरेलल में जितना रखते जाओ कम होती जाती है वैल्यू। सो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि जितना आप एस कम करते जाओगे आर इक्विवेलेंट कम होता जाएगा, ठीक है। आइडियल कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब आर जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है। आर जीरो सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब आर जी भी जीरो हो जाए, ठीक है। एस को जीरो करने बस से नहीं हो जाएगा, अगर एस को जीरो कर दिए तब भी आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर जी आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है कि कि कोई भी एक जीरो होने से कुछ काम नहीं होने वाला है, दोनों जीरो होंगे तब जाके जीरो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आइडियल केस सिर्फ एक सॉल्व करने के लिए होता है कि लेट से आर इक्विवेलेंट जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। बाकी जितना छोटा शंट लगाते जाओगे आर इक्विवेलेंट उतना कम होता जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा। ओके, सर मतलब जितना कम वो शंट होता जाएगा तो आईमैक्स भी बढ़ते एमीटर जाएगा, उतना ही ज्यादा इफिशिएंट एमीटर हो जाएगा उतना ना। ही हाई क्वालिटी एमीटर होता जाएगा, ठीक है। हाँ
बट आपको पता होना चाहिए शंट एक मिनिमम वो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि घर पे आप इतना बहुत बड़ा वो कर लो। अगर आप रजिस्टर बहुत छोटा लगाते जाओगे, आर बहुत कम करोगे, तो इसका मतलब कंडक्टिंग वायर बहुत थिन होती जाएगी, ठीक है। हाँ उसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें चेंज होती जाएंगी, तो मेल्ट डाउन हो जाता है। मतलब एक लिमिटेड ही पॉसिबल है। आप ऐसा नहीं है कि आप छोटे से मीटर से 1 मेगा एम्पियर तक मेजर कर लो, ठीक है। उसके फिर अलग अलग ड्रॉबैक आते जाएंगे, तो वो टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ नॉर्मल रेंज के लिए ही एमीटर सॉल्व करना है। या एनी अदर डाउट? सर या फ्री वायर भी शंट रेजिस्टेंस का काम कर सकती है? फ्री वायर शंट रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, यस बिल्कुल बिल्कुल काम कर सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका बहुत कम होगा। वेरी गुड। फ्री वायर भी बहुत अच्छा शंट रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। बट कोई बताएगा क्यों फ्री वायर नहीं यूज करेंगे? मतलब फ्री वायर एक कंडक्टिंग वायर यूज करने से क्या प्रॉब्लम होगी? शॉर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कुछ है, तो शॉर्ट क्यों होगा फिर? ओके, समझे। आर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसका मतलब ये होगा कि अगर लेट्स से आपने 100 एम्पियर दी, सो आर इतना कम है कि 99.99999 एम्पियर करंट किस में चली गई? वायर में। सोचो, आईजी को करंट ही नहीं मिली। हाँ जब आईजी को करंट ही नहीं मिली, तो वोल्ट मीटर रीड क्या करेगा? थोड़ा सा तो नीडल को मूव करना ही पड़ेगा ना। समझ आया? हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए बैलेंस्ड होना चाहिए आर और एस। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कम के चक्कर में बहुत कम लगा दिया। बहुत कम लगा दोगे तो पूरी करंट उसी से पास होगी, तो आईजी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और आईजी की वैल्यू अगर बहुत कम है, तो वो नीडल रीड क्या करेगा फिर? ओके, तो अभी हाँ सब लोग को मीटर में रीडिंग नहीं होती क्या? क्या एमीटर में एमीटर में नीडल? अरे नीडल गैल्वेनोमीटर में रहती है, तो अमीटर जब बनाओगे तो रहेगा ही ना उसमें। देखो, अमीटर और गैल्वेनोमीटर ये सब एक ही चीज है। क्या करते हैं, नीचे पेपर रख देते हैं नीडल के। अब नीडल के नीचे आपने ये पेपर रख दिया और उसमें ऐसी रीडिंग बनी है। सर समझ में आया। पूरा दीजिए हाँ, ऐसे ही। ठीक है, ये है। अभी समझ आया क्या? नीडल ऐसे मूव होगी, इसमें 1 2 3 लिख दो, 1 2 3, ये 0, तो ऐसे रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ एमीटर में भी अभी कई सारी चीजें होती हैं। जब आप देखेंगे एक्चुअल एमीटर, जब आप देखेंगे तो आप फील करेंगे कि उसमें कई सारे स्लॉट होते हैं, और ऐसे लिखा होता है इसमें, ये है 1 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, ये 50 एम्पियर। कोई बताएगा ये कैसे डिजाइन है, मतलब कब ऐसा लिखा होगा? इस एमीटर की खास बात क्या है जिसमें ये 3 स्लॉट दिए हुए हैं? इसका मतलब क्या है? कोई बताए? मतलब इस वायर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ समझ आ रहा है? और हर हाँ का सर। डिजाइन अलग अलग है। तो ये जो की है, ये पाथ है कि एक की यहाँ लगी है, एक की यहाँ लगी है, एक की यहाँ लगी है। तो जब आप इन दोनों को यूज करेंगे, तो आपको वो 1 एम्पियर मैक्स देगा। जब इन दोनों को यूज करेंगे, तो इसका शंट और कम है, सो करंट क्या होगी, और ज्यादा यूज होगी फिर इन दोनों को। समझ आया? ऐसे काफी सारे, जिस बॉक्स के अंदर जितने सारे शंट लगे होंगे, आपको उतने सारे यहाँ पर कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे। अभी क्लियर है सबको रियल में कैसा अमीटर में क्या क्या मिल सकता है हमें?
हाँ सर। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये स्केल सिर्फ ऐसे ही लिखी होगी 0 to 5 लेट्स से। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप 1 एम्पियर की रेंज यूज करेंगे, मतलब ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स 1 एम्पियर, तो कितना एम्पियर मेजर कर पाएंगे 5 एम्पियर। जब लेंगे 5 एम्पियर का तो ईच कॉलम विल रिप्रेजेंट 5 एम्पियर, मतलब 25 कर पाएंगे। फिर 50 वाले से 250 तक कर पाएंगे। तो इस टाइप में मतलब मुझे लगता है अभी आपको आइडिया है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करना चाहिए। रियलिस्टिक बातें हो गई काफी। चलो तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ अमीटर। रेंज ऑफ अमीटर का मीनिंग है कि मैक्स करंट बतानी है, फ्रॉम 0 to I मैक्स। ओके गुड आशुतोष, बाकी लोग भी ट्राई करो यार, लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमें एमीटर देखते ही क्या यूज करना है, कोई आंसर करो, बताओ विच लाइन वी शुड राइट फर्स्ट। कोई सा भी क्वेश्चन है मीटर का। Potential of galvanometer. Equal potential. वेरी गुड, हमें सिर्फ लिखना है पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ शंट। अगर इतना नहीं लिख पा रहे हो तो यार अब मतलब फिर बेकार है यार, बेकार आपने करंट पढ़ा है। तो पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर मतलब है कि गैल्वेनोमीटर की करंट इनटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और शंट की करंट मतलब शंट की करंट इनटू शंट का रेजिस्टेंस। सिर्फ ये लाइन लिखनी थी। सो अभी अगर मैं इस लाइन को सॉल्व करूं कि गैल्वेनोमीटर की करंट है 0.02, अब मत पूछना यार ये 0.02 कैसे यार, ये मिली एम्पियर है, हमने उसे एम्पियर में बदल दिया है। इनटू आर जी की वैल्यू कितनी है, आर जी की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू आई एस।
शंट की करंट हमें नहीं पता, इनटू ये एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस वो है 2। सो बस आपको सॉल्व करना है कि 2 से ये 5 टाइम्स जाएगा एंड बाय सॉल्विंग विल गेट दिस करंट। सो आई एस की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, आई एस की वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पियर। क्लियर। अच्छा, हमें चाहिए रेंज। रेंज मतलब हमें चाहिए आई मैक्स, और हमें पता है मैक्स कितनी होती है, वो होती है आई जी प्लस शंट में कितनी करंट जा रही है, दैट मीन्स 0.02 प्लस 0.1। सो द आंसर इज 0.12 एम्पियर का ये एमीटर रहेगा। और टेंशन नहीं लेना, इसे 120 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं। सो रेंज जो होगी 120 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, या फिर 0.12 एम्पियर, ऑप्शन में देख के अपना कर लेंगे। तो बताओ यार, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हुआ, समझ आया क्या करते हैं? किसी को डाउट हो तो बता दो जल्दी से। सर वो या सेंसिटिविटी का एंगल का कोई यूज नहीं है क्या, मतलब वो? नहीं, ये सिर्फ सेंसिटिविटी मतलब एक मैक्स रेंज दे दी जाती है। वो जो एंगल वाली सेंसिटिविटी होगी वो आपको ऐसे देगा प्रॉपर कि इस टाइप में देगा क्वेश्चन कि 10 डिवीजन मूव्स विद दिस मच डिवीजन, तो वो भी कॉमन सेंस से हो जाता है, कुछ फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है सेंसिटिविटी में। हाँ। ठीक है, यहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब है मैक्सिमम रेंज। हाँ। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Okay, everyone, make this resistance as 45 ohm. Solve using this as 45 ohm.
देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें रेंज पता थी कि 500 मिली एम्पियर की रेंज है, ठीक है। वेरी गुड आदित्य यार, करेक्ट आंसर। गौरी कारंजकर, करेक्ट आंसर। देखें तो यहाँ पर सॉल्विंग करते हैं। करंट हमें पता है कि 5 एम्पियर मतलब 500 मिली एम्पियर करंट जा रही है। सो पहले ये समझना है कि कॉइल में कितनी जा सकती है, तो कॉइल में 50 जा रही थी, तो इसका मतलब रिमेनिंग 450 कहाँ जा रही होगी, शंट में जा रही होगी। यार अभी कुछ भी सॉल्व करना है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है दैट पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज पोटेंशियल ऑफ शंट रेजिस्टेंस, ये आपको लाइन लिखनी है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू करंट इन शंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ठीक है, लाइक दिस। अभी देखो गैल्वेनोमीटर की करंट है 50, अब देखो मैं मिली एम्पियर क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज इस तरफ भी मिली एम्पियर है और इस तरफ भी मिली एम्पियर है, तो टेंशन नहीं है कि कन्वर्ट करना ही है। इनटू आर जी कितना है 45 इज इक्वल टू आई एस कितना है 450 मिली एम्पियर, बोथ साइड मिली एम्पियर है, इसलिए मैं कन्वर्ट करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इनटू एस हमें फाइंड करना है। सो अभी क्लियर है यहाँ से कि 50 कट नहीं करते हैं, ये 45 कट कर देते हैं, ये आ गया 10 और ये कट होगा 5। सो इस तरीके से देखें तो एस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 ओम। तो इस तरीके से हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन होगी। बुक में से भी क्वेश्चन कर लोगे आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा, कई क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं कि लेट्स से 150 डिवीजन या सॉरी लेट्स से 100 डिवीजन है एक एमीटर में और वो रीड कर सकता है 10 एम्पियर, तो बताओ अगर हमें 50 डिवीजन का कुछ बनाना है तो कॉमन सेंस है यार, 500 डिवीजन 10 एम्पियर रीड कर रहे हैं तो 50 डिवीजन 5 एम्पियर रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको पूछेगा। तो ये तो मतलब बेसिक सी बातें हो जाएंगी, डिवीजन वाली स्केल वाली बात की, कौन सा डिवीजन किससे मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा। तो बताओ यार किसी को एमीटर में कोई टेंशन है, एमीटर सबको क्लियर है? हाँ ओके, थोड़ा सा ये एफिशिएंसी वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट मी गाइड यू। अगर एफिशिएंसी हमें बतानी है और रेजिस्टेंस दिया है, सो ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू सॉल्व टू क्वेश्चंस। ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू सॉल्व टू क्वेश्चन, नंबर 1 आइडियल, नंबर 2 नॉन आइडियल। आइडियल मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस उसका 0 कंसिडर करना है, सो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या है 0, क्योंकि नॉन आइडियल में रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना गिवन है 20 ओम। तो सबसे पहला सर्किट खुद से ही बना के सॉल्व कर लेना है आपको, ये कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और सिर्फ एमीटर है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जस्ट ऐसे ही
बोल देते हैं। तो ये जो करंट आएगी यहाँ पर I1, ये रीडिंग हो जाएगी एमीटर की, IA एमीटर की। सेम चीज मैं यहाँ पर दूसरा फिगर बनाता हूँ। सो दूसरा फिगर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नॉन आइडियल। इस केस में ये होगा, और अभी भी इस वायर पे जो करंट आएगी वो होगी एमीटर की रीडिंग। तो जल्दी से दोनों फिगर की, दोनों की करंट निकाल के बताएं मुझे तुरंत, जल्दी से सॉल्व करें। ये हमारा 30 ओम है, ये हमारा 40 ओम है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। सेम चीज़ है, 10 वोल्ट की बैटरी, ये 30 ओम है, ये 40 ओम है, और ये 20 ओम है। तो कभी भी एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2 क्वेश्चन बेसिकली आपको सॉल्व करने हैं, एक आइडियल की करंट, एक नॉन आइडियल की करंट। तो तुरंत आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 30 × 40/70, तो ये हो जाएगा 120/7। इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 40 + 20 मतलब 60, सो 30 × 60/30 + 60 आ गया 20। सो दोनों की पहले टोटल करंट निकाल लेनी है, आई टोटल, वो हो जाएगा 10 / 120/7 V/R, सो इट विल बी 7/12। इसकी आई टोटल देखें, ये कितनी हो जाएगी, 10 / 20, सो कितनी हो जाएगी, 1/2 एम्पियर। अच्छा, अब हमें आई चाहिए, IA एमीटर की करंट, तो स्प्लिट रूल लगा देंगे। IA कितनी हो जाएगी, स्प्लिट रूल लगाए, 30 / 30 + 40 इंटू आई टोटल, दैट इज 7/12। यहाँ पर IA अगर निकालें तो हो जाएगी स्प्लिट रूल, हमें ऊपर 60 वाले में चाहिए, तो हो जाएगा 30 / 30 + 60 इंटू 1/2। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पहले यहाँ तक आप एक बार देख लें अच्छे से, जो हमने आइडियल और नॉन आइडियल का केस सॉल्व किया। किसी को डाउट हो तो बता दो यार। यार एफिशिएंसी सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, प्रेम अलग आंसर, नंदन अलग आंसर, प्रथमेश अलग आंसर। थोड़ा ट्राई करो कि सेम आंसर आया यार सबका, तीनों का आंसर अलग है। अभी सॉल्व करो जल्दी से, फाइनल आंसर दो। सो आई ऑफ एमीटर की अगर फाइनली बात करें, सो 0 कैंसिल, 7 कैंसिल, 3 इज 1/4, सो यह आ जाएगा 1/4। यहाँ पर बात कर लेते हैं आई, ये नॉन आइडियल है, सो इसलिए इसको आई डैश बोल देते हैं। चले इसको यहाँ पे डैश लगा लेते हैं, बिकॉज ये नॉन आइडियल वाला है तो याद रहेगा हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 30 60 1/6। ठीक है, अभी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1/4 - 1/6 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 100। सॉल्व कर देते हैं। तो 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 6 × 4, मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 - 4 डिवाइडेड बाई 6 × 4 डिवाइडेड बाई 1/4, सो 4 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 100। तो कितनी एफिशिएंसी है, 33.3%। सो वेरी गुड यार आदित्य, जोया, ये 2 आंसर्स करेक्ट हैं, बाकी लोग के करेक्ट नहीं है। देख ले यार एक बार, अब गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा हमने बढ़िया से एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन भी देख लिया है।
कोई बताओ, किसी को डाउट है एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में? ये हमने पूरा सॉल्विंग की है एफिशिएंसी की। किसी को डाउट हो एफिशिएंसी वाले में तो बता दो जल्दी से। नहीं सर। ओके गुड। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। थर्ड वाला है हमारा वोल्ट मीटर। थर्ड है हमारा वोल्ट मीटर। अच्छा चले, तो मैं पहले थोड़ा सा मीटर से याद करता हूँ कि यार ये गैल्वेनोमीटर था और इसमें ये करंट थी IG। करंट ज़्यादा नहीं आ सकती यहाँ पर, करंट ज़्यादा नहीं आ सकती, ठीक है। अगर ज़्यादा लाना है तो हमें शंट करना पड़ेगा। अच्छा, बट अभी हमारा काम है पोटेंशियल लेके आना। अच्छा, अभी पोटेंशियल ये कितना बता सकता है? इसमें हमें इसका R पता है, ठीक है। हमें पता है कि करंट IG से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर तो होगा I इंटू R ना। अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो किसी तरीके से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कॉमन लॉजिक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर मैं इसके नीचे, इसी सेम के नीचे एक पेपर पे ऐसे रख दूं और यहाँ पर एक स्केल बना दें, ठीक है, और इसमें हम वोल्टेज लिख दें, सो रिवर्स कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि कितनी करंट होगी। देखो RG हमें पता ही होता है, सो हम RG हमें पता है और करंट हम यहाँ से रीड करके इसके नीचे जो पेपर लगाएंगे वो हम कैलकुलेट करके रख देने वाले हैं। कितनी करंट अगर आएगी और R की वैल्यू ये है तो आंसर क्या आएगा। मतलब सोचो, ये करंट है 1 एम्पियर, ये करंट है 2 एम्पियर, सो V इज इक्वल टू क्या होगा, लेट्स से RG जो है वो है 20, सो 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 2 40। तो इसका मतलब इस पेपर में हम लिखेंगे कि ये 20 वोल्ट बताएगा, ये 40 वोल्ट बताएगा। सबको समझ आया कि कैसे हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमें IG पता है, कितनी करंट जाने वाली है ये हमें पता है, हम सिर्फ उसमें R का मल्टीप्लाई करके पेपर एक चिपका देंगे, तो वो किसको रीड करने लगेगा, पोटेंशियल को रीड करने लगेगा। So basically potential of galvanometer is IG, current in the galvanometer, into RG, resistance of galvanometer, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें बहुत अच्छा पोटेंशियोमीटर बनाना है, वोल्ट मीटर, जो कि ज़्यादा पोटेंशियल बता पाए, सो फॉर VG टू बी हाई क्या करें, इधर करंट को हाई कर दो, तो करंट हाई नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड रहती है। अगर करंट ज़्यादा हाई किया तो सर्किट खराब हो जाएगा, सो उसके जगह क्या करना चाहिए हमें, इसका मतलब ये है RG की वैल्यू क्या कर लेनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। और रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका है कि सीरीज में लगाना चाहिए पैरेलल में, सीरीज में, दैट मीन्स सो फॉर दिस a resistance should be added in series. ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बताऊं, अगर हमें हाई रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए, हाई रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए, तो हमें गैल्वेनोमीटर की कॉइल में, ये जो गैल्वेनोमीटर वाली करंट है, हम करंट नहीं बदलेंगे, करंट हम बोलेंगे जो है वो IG ही जाने वाली है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम एक रेजिस्टर लगा देने वाले हैं बड़ा सा। अच्छा, फिर वही बात कि ऐसा नहीं कि इनफाइनाइटली बहुत बड़ा रेजिस्टर लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और ये R हमने लगा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी, हीट बहुत होने लग जाएगा वोल्ट मीटर। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वोल्ट मीटर ज़्यादा हीट भी नहीं होने पाए, तो R को बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा सकते हम।
तो ये हमारा सिंपल सेटअप हो जाता है, ये एज अ वोल्ट मीटर हमारे, ये पूरा वोल्ट मीटर अब बन जाता है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होता है, यू विल सी डिफरेंट प्लग, लाइक एक कॉमन होगा और एक होगा 10 वोल्ट, एक होगा 500 वोल्ट, एक होगा 1000 वोल्ट। समझ गए कब कैसे क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस उन्होंने अंदर लगा के रखे होते हैं। जब ये यूज करते हैं तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब 500 वाला यूज करते हैं तो आर बड़ा यूज होता है, इसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल आपको मिल जाता है वहां पर। ठीक है, सो एट द एंड अगर हम बात करें कि रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रेंज तो बहुत ही सिंपल हो जाती है। क्या जो रेंज है वो सिर्फ है V, दैट V इज इक्वल टू आई जी ब्रैकेट में आर जी प्लस आर। जितना बड़ा आप आर ऐड करोगे उतना ही बड़ी रेंज आपको मिल जाएगी। सो मुझे लगता है कि ये लाइन सबको समझ में आ गई। वोल्ट मीटर में यही लाइन मेन है, बस इसी लाइन को बार बार यूज करना है कि जो नेट वोल्टेज है वो दोनों को ऐड करके मिलने वाला है। इसमें किसी को कुछ डाउट बताए? वोल्ट मीटर में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वोल्ट मीटर का। सिर्फ हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में जिससे उसकी रेंज बढ़ जाएगी। डन? हाँ सर। ओके ओके गुड। अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वो सेंसिटिविटी और ये सारी चीजें भी देख लेते हैं। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओके। सो जब वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात आती है तो पॉइंट वही है कि एस आई की जगह एस वी लिख देते हैं और वो हो जाता है थीटा अपॉन वोल्टेज। कितना वोल्टेज बताने वाला है, कितना एंगल शिफ्ट करके। ठीक है, दूसरा एक रिलेशन और अच्छा होता है सेंसिटिविटी में रिलेशन, कि एस आई अपॉन एस वी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा बाई आई, ये हो जाएगा थीटा बाई वी। तो इसका मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं वी बाई आई। इसका मतलब दोनों को क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इन केस कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि दो टाइप की सेंसिटिविटी दी हो, तो समझ जाना है कि उनका रेशियो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो करंट सेंसिटिविटी किसी की 20 है और वोल्टेज सेंसिटिविटी किसी की 0.5 है। सो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कितना है। सो 20 डिवाइडेड बाई 0.5। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। एफिशिएंसी की बात आई, सो यहाँ पे वो पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। आइडियल वर्सेस रियल और नॉन आइडियल वोल्ट मीटर। यार इसमें कुछ नहीं करना है, काम की बात ये याद रखना है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर में आर जो होता है वो उसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सो आइडियल और नॉन आइडियल दोनों सॉल्व कर लेंगे और एफिशिएंसी निकाल देंगे। सो एफिशिएंसी विल बी आइडियल माइनस रियल ओवर आइडियल इनटू 100। ये हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, इसको एफिशिएंसी नहीं बोल रहे हैं, ये एक्चुअली एरर है। मिस्टेक, थोड़ा ये ध्यान देना है कि ये कैलकुलेशन में एरर है कि आइडियल और रियल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, उस चीज को एरर बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा सही करता हूँ यार, क्वेश्चन में मैंने टर्म में एफिशिएंसी यूज कर दिया है, एफिशिएंसी बोलना सही नहीं है, फाइंड द एरर। एफिशिएंसी वर्ड सही नहीं है, यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे एरर। कि एमीटर में एरर कितनी आ रही है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर कितनी है।
ओके, सो ये एक टाइप का एरर है कि कितनी ज़्यादा एरर होगी वो डिपेंड करेगा कि आइडियल और रियल वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें एरर निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना है कि इसका आइडियल आर इनफाइनाइट है, मतलब सीधे आपको आर हटा ही देना है, रखना ही नहीं है। मतलब अगर ऐसे रखा हुआ है और ये वोल्ट मीटर रखा है, मान लेते हैं ये 220 ओम है और ये भी 20 ओम है, सो आइडियल मतलब दोनों 20 कितना हो जाएंगे 10 ओम, सॉरी नॉन आइडियल। और अगर आइडियल है सो ये 20 हट जाएगा क्योंकि ये अब इनफाइनाइट होगा, तो ये रिमूव कर देंगे, सिर्फ बचा वाला आंसर आ जाएगा। सो आइडियल के केस में अगर आर इक्विवेलेंट देखोगे सो आ जाएगा 20, और नॉन आइडियल में अगर देखा तो आ जाएगा 10। ये जस्ट एक एग्जांपल, रफ एग्जांपल मैंने समझाया, मैं पूरा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बेसिक्स है, आप लोग कर लेंगे, समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो मुझे लगता है वोल्ट मीटर का भी सबको क्लियर है कि वोल्ट मीटर कैसे रेंज बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ डायरेक्टली, आप लोग सॉल्व करें। ओके गुड, प्रथमेश करेक्ट आंसर, जोया करेक्ट आंसर। देखिए सिंपल है यार, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें पता है कि यहाँ पर जो करंट आ रही है वो है 100 मिली एम्पियर की, जो आरजी की वैल्यू है वो 50 है, जो आर की वैल्यू है वो 1000 है। बस आपको निकालना है वी, सो वी निकालना है, वो हो जाएगा आई जी इंटू आर जी प्लस आर। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.1 एम्पियर, मिली एम्पियर को हम एम्पियर में लिख सकते हैं, 0.1 एम्पियर 1000 का डिवाइड देके, आर जी की वैल्यू है 50 प्लस 1000, इसका मतलब देखिए ये हो जाएगा 1050। सो 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 105। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
ये बताओ सबको समझ आया ये? किसी को कुछ डाउट? ओके, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम। अभी सबको समझ आया ना वोल्ट मीटर और अमीटर कैसे बनाते हैं? हाँ चलो, वेरी गुड यार। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ और आप लोग ट्राई करेंगे। ये मिक्स एग्जांपल है, दोनों चीज़ों को मिला के देंगे हम। ओके, सो जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है, कोई उसका मतलब पता है? ये मैंने क्यों लिखा हुआ है कि वाई इट शुड वर्क एज साइमल्टेनियसली अमीटर एंड वोल्ट मीटर? क्या मीनिंग है उसका? मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर का एक साथ वैल्यू मतलब 10 और 500 होना चाहिए, वेरी अलग गुड, अलग नहीं। वेरी गुड। सो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक दो फिगर बना रहे थे, ठीक है? ये हमारा कॉइल का था, ये था। सो इसका मतलब ये है कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। अलग अलग नहीं बनाना है, हमें एक साथ में ही दोनों चीजें बनाना है। सो बेसिकली आपको जो डेटा देना होगा वो ये पूरा साथ में देना होगा। ये करेक्ट आंसर है। सो थोड़ा सा इस चीज को केयरफुल रहना है।
चले यार देख लेते हैं, ये हो जाना चाहिए था यार, मतलब अभी तक। मैं एक और हिंट दे देता हूँ इन केस अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो। आपको बेसिकली दोनों रेजिस्टर की वैल्यू चाहिए थी। वेरी गुड यार जोया, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आशुतोष नॉट करेक्ट आंसर। एक आंसर करेक्ट है। शंट रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे हो सकता है यार, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। चलो मैं देख लेता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ पूरा, आप सभी देख लें। दो तीन लोगों ने सॉल्व कर लिया, बाकी लोग बिल्कुल सॉल्व करें यार, थोड़ा जल्दी से ट्राई करें। हमें गिवन है टोटल, हमें एमीटर बनाना है 10 एम्पियर का। सो 10 एम्पियर की करंट हमें यहाँ पर बनानी है, बट कॉइल में जा सकती है सिर्फ 0.1 एम्पियर। सो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ को कि यहाँ पे करंट जा सकती है 0.1 एम्पियर। सो इसका मतलब जो करंट यहाँ पे जाएगी वो क्या रहेगी, वो जाएगी 9.9 एम्पियर। अभी ट्राई करो यार सब लोग, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ट्राई कर लो, हो जाएगा। वेरी गुड गौरी नेहरा, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो यार जल्दी से। ओके, सो अब तक आ जाना चाहिए था, इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। देख लेते हैं मैंने क्या बताया यार। ओके, सो देख लेते हैं यार। अगर हम इस फिगर में बात करें तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ऊपर वाली ब्रांच का और नीचे वाली ब्रांच का पोटेंशियल सेम। अब पॉइंट है कि हमें पोटेंशियल कैसा चाहिए, हमें रेंज क्या चाहिए पोटेंशियल की, वो देखना है। सो हम लिख सकते हैं V टोटल जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 500 वोल्ट। वो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, IG इंटू RG प्लस R
ये दोनों मिलके 500 वोल्ट दे सकते हैं। 500 इज इक्वल टू IG कितनी है 0.1, RG कितना है 50 प्लस R हमें फाइंड करना है। सो 0.1 का डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू 50 प्लस R। सो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, -50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4950 ओम। पहला पार्ट क्लियर। अच्छा, अभी कुछ लोग का डाउट ये है कि कुछ लोग अभी भी शंट रेजिस्टेंस में सिर्फ एमीटर वाली कॉइल के इक्वल कर देते हैं। नहीं, हमें पूरा शंट रेजिस्टेंस यूज करना है। सो इसका मतलब हम फिर से ये चीज सॉल्व कर सकते हैं दैट V टोटल इज 500 वोल्ट, और उसको हम I शंट करंट इनटू शंट रेजिस्टेंस के बराबर भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें 500 वोल्ट पोटेंशियल की, तो हम उसे अभी भी इक्वल कर सकते हैं शंट करंट। शंट करंट इज 9.9 इनटू शंट रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 9.9। तो इस तरीके से चीजें हमें थोड़ी सी सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसकी वैल्यू डिवाइड कर लेते हैं। सो नियरली आंसर आएगा 50.5 ओम। ठीक है, तो ये शंट रेजिस्टेंस होगा। कुछ लोगों ने आंसर किया सर 0.5। नहीं यार, वो तब होगा जब इस शंट को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ऐसा भी तो फिगर हो सकता है ना। कोई बताएगा ऐसा फिगर क्यों सही नहीं है? एनीवन आंसर? Why this is not a suitable figure? वो सीरीज वाला रेजिस्टेंस फिर डायरेक्टली गैल्वानोमीटर से ऐड नहीं होगा, तो मतलब उससे प्रॉब्लम वोल्टेज डिफरेंस। नहीं, वोल्टेज तो आ जाएगा ना, हमें वोल्टेज तो वहां पे मिल जाएगा। लेट्स से हमने गैल्वानोमीटर के सेटअप बॉक्स में इतना पूरा कनेक्शन किया हुआ है ये। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है इस कनेक्शन की? इसका तो V बहुत ज्यादा आ जाएगा ना आराम से। प्रॉब्लम क्या है? R बहुत इंक्रीज हो जाएगा। R बहुत इंक्रीज हो जाएगा? नहीं यार, अभी भी तो R बहुत इंक्रीज नहीं, R कम हो जाएगा। सोचो, पहले 10 मिली एम्पियर में 0.1 यहाँ जा रही थी और बाकी यहाँ पे जा रही थी, लेकिन अब तो पूरी 10 एम्पियर यहाँ पर जाने लगेगी ना। और I²R होती है हीट। सो अगर I बढ़ेगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। I को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, I को हमें कम ही रखना होता है। सो ट्राई करना होता है कि करंट में ज़्यादा चेंजेस ना आए, I²R की वजह से बहुत ज़्यादा हीट ना डेवलप हो जाए। इस केस में क्या है, इसमें कौन सी करंट जा रही होगी? IG जा रही होगी, इसलिए ये बेटर रहता है। नंबर 1। नंबर 2, छोटे रेजिस्टेंस फाइंड करना टफ होता है। मतलब ये जो शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है ना, अगर आप RG के साथ निकालोगे तो शंट आएगा 0.5 ओम। तो 0.5 ओम ढूंढना बहुत टफ है एज कंपेयर टू 50 ओम। ठीक है, सो हायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे आपको, लेकिन लोअर रेजिस्टेंस थोड़ा सा टफ मिलेंगे, बनाना मुश्किल रहता है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि इसे रेजिस्टेंस, जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी थोड़ी बड़ी है, इसके रिस्पेक्ट में छोटा हो बट ओवरऑल में थोड़ी सी बड़ी हो, जिससे कि हम उसे अच्छे से यूज कर पाए। ठीक है, तो मुझे लगता है दोनों कनेक्शन आप लोग को समझ में आ गए हैं, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी आप लोग को। नेक्स्ट अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे हम, दो हमारे इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं, एक का नाम है मीटर ब्रिज और एक का नाम है पोटेंशियोमीटर। ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं। इनको छोड़ के जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी है उसमें से यार सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दो। उसमें ये जो आइडियल वोल्ट मीटर अमीटर के ये सारे क्वेश्चन है, ये सब उसमें है। तो आप लोग उनमें से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर दो,
नेक्स्ट लेक्चर में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम फर्दर प्रैक्टिस शीट डिस्कशन करेंगे। ओके ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय एवरीवन देन। बाय सर। बाय।